Hello, good morning. Today we are going to discuss about one more poem, poem number 2, an elementary school classroom in slum. Class 12, poem number 2, an elementary school classroom in a slum. Written by Stephen Spender. तो आज हम एक पोएम के बारे में बात करेंगे जो है एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम। तो एलिमेंट्री आपको पता है उसका मीनिंग, एलिमेंट्री मीन्स प्राइमरी स्कूल जो होती है वो, और वो भी क्लासरूम इन अ स्लम। जो स्लम एरिया होता है जहाँ पे झोपड़पट्टियाँ हमें देखने को मिलती है तो उसको हम बोलेंगे स्लम एरिया। तो वो एरिया में जब प्राइमरी स्कूल होती है तो उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है, उनके बच्चे जो होते हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है, उनका क्लासरूम है तो क्लासरूम अंदर कैसा होता है उसके, ठीक है, कितनी फैसिलिटीज होती है, उनकी हेल्थ के बारे में। तो ये सब आज ये पोएम में हम देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट द पोएम, आई हैव रिटन इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। आई रिटन सम लाइन्स ऑफ द राइटर, द पोएट Stephen Spender, and themes of the poem. So let's take a look of introduction. Poem number 2, an elementary school classroom in a slum, written by Stephen Spender. इंट्रोडक्शन की बात करें तो स्टीवन स्पेंडर जो बॉर्न हुए थे 1909 एंड डाइड इन 1995। उसके बारे में ज़्यादा आपको अगर जानकारी लेनी हो तो आप गूगल पे सर्च करके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो उसके बारे में ज़्यादा। तो बहुत ही वो फेमस पोएट है स्टीवन स्पेंडर। उन्होंने बहुत सारे अच्छे पोएम्स लिखी और उनके जो दूसरे जो बुक्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो he was an English poet and an essayist। तो वो एक इंग्लिश पोएट है और एक एसेज भी है, उन्होंने बहुत सारे एसेज भी लिखे हैं। He left University College Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930। तो उन्होंने उनका यूनिवर्सिटी जो कॉलेज था वो लेफ्ट और छोड़ दिया ऑक्सफोर्ड में से और वो चले गए बर्लिन 1930 में विदाउट टेकिंग अ डिग्री लिए बिना। ठीक, तो ही वेंट टू द बर्लिन विदाउट टेकिंग डिग्री एंड he went to the Berlin. Okay, so the next point is he declared himself to be socialist and pacifist। उसके बाद जब वो बर्लिन में गए तो उन्होंने उनको पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया तो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया उन्होंने और उन्होंने अपने आप को एक सोशलिस्ट, समाजवादी जिसको बोलते हैं हम, एंड पैसिफिस्ट मतलब जिसको वॉर पसंद नहीं है, वो लड़ाई झगड़ा जिसको पसंद नहीं है उसको हम पैसिफिस्ट बोलेंगे। तो उन्होंने अपने आप को सोशलिस्ट और पैसिफिस्ट घोषित कर दिया। उनकी कुछ बुक्स हैं, उनकी जो फेमस बुक्स है उसमें से एक तो है पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न एंड वर्ल्ड विदिन वर्ल्ड। तो ये सब बुक्स है उनकी, पोएम ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न। और ये जो वर्ल्ड विदिन वर्ल्ड है वो एक ऑटोबायोग्राफी। ओके, जो लास्ट में जो मैंने लिखा है वर्ल्ड विदिन वर्ल्ड, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। अभी हम ये हो गई स्टीवन स्पेंडर के बारे में बात। अभी हम बात करेंगे थीम्स ऑफ द पोएम। तो ये जो पोएम है एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम, उसकी जो मेन थीम है, दो थीम, एक तो है सोशल इनजस्टिस एंड दूसरी जो है वो है क्लास इनइक्वालिटीज। तो समाज में जो अन्याय हो रहे हैं, सामाजिक अन्याय जिसको हम बोलते हैं, वो सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटीज, जो दूसरे जो क्लास होते हैं, वर्ग होते हैं, उसमें जो इनइक्वालिटीज होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये उनकी मेन थीम है। तो जब भी आप एग्जाम में लिखो तो आप इंट्रोडक्शन में पोएट के बारे में, राइटर के बारे में और उसके बाद जो थीम है पोएम की जो मेन थीम है उसके बारे में आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, उसके बाद अपना आंसर शुरू कर सकते हो। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। एक बार फिर से आप अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठो तो आपको ज़्यादा इजी समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 92, पोएम नंबर 2, an elementary school classroom in a slum। About the poet Stephen Spender, 1909-1995, was an English poet and an essayist.
He left University College, Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Books by Spender include poems of dedication, The Age of Pain, The Creative Element, The Struggle of Modern, and an autobiography, World Within World. In an elementary school classroom in Islam, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो उसका जो मेन थीम है ये पोएम की सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. तो बिफोर यू रीड, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन इस्लाम? व्हाट डज इट लुक लाइक? अगर आपने पहले स्लम एरिया में कभी प्राइमरी स्कूल या तो फिर एलिमेंट्री स्कूल का विजिट किया हो तो वो कैसा दिखता है, वहाँ का माहौल कैसा होता है, ठीक है, वहाँ के बच्चे कैसे होते हैं, तो उसके बारे में आप अपने आप सोच सकते हो. और उसके बाद ये पोएम आप ज़्यादातर आपको सोच सकते हो और इसमें ज़्यादा आपको समझ में आएगा क्योंकि आपने अगर फेस टू फेस रियल में देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है और उनको क्या क्या फैसिलिटीज होती है स्कूल में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. द फर्स्ट स्टैंजा. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn around their pillar. The tall girl with her weighed down head, the paper swimming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky heir of twisted bonds, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. Back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream, obscurest game in tree room other than this. तो ये जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें हमारे जो पोएट है स्टीवन स्पेंडर, उन्होंने क्लासरूम के जो बच्चे हैं उनके बारे में बात की है. 2-3 बच्चे उन्होंने लिए और वो क्या कर रहे हैं और उनकी क्या कंडीशन है उसके बारे में. तो फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस. तो गस्टी मीन्स स्ट्रॉन्ग या तो फिर एनर्जेटिक. वेव्स, तो वेव्स जितनी एनर्जेटिक है उससे बहुत दूर, फार बहुत ही दूर है उनकी एनर्जी उनके फेसेस के ऊपर. तो फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस. तो ये जो चिल्ड्रन है, जिनकी जो बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं, उनके जो फेसेस है वो विदाउट एनर्जी लेस है. ओके, लाइक रूटलेस बीट्स. तो लाइक यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है. मैंने आपको पहले ही बताया था कि लाइक और एज अगर यूज हुआ हो तो वो सिमिली हो जाएगा, फिगर्स ऑफ स्पीच सिमिली. सो लाइक रूटलेस बीट्स. तो रूटलेस बीट्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट. जैसे कोई पौधा होता है या तो फिर ट्री होती है, कभी कभी क्या होता है अनवांटेड प्लांट वहां पे उग जाता है तो हम वो उसको उठा के फेंक देते हैं. तो ये उनकी जो लाइफ है, ये जो बच्चे हैं वो भी एक वन काइंड ऑफ यू कैन से weeds. ओके, अनवांटेड प्लांट्स, उनकी लाइफ ऐसे ही है. लाइक रूटलेस मतलब उनको ज्यादा खाना भी नहीं नसीब में होता है, उनका न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता उनको पूरी तरफ से, तो वो एकदम वीक हो जाते हैं. तो उनकी लाइफ ऐसी है, लाइक रूटलेस weeds. The hair torn around their pallor. तो pallor means pallor faces, pale faces, पीले पड़ गए उनके फेसेस, जो वीक हो गए उनके फेसेस हो, उसकी बात है. तो द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पेलर. तो उनके जो बाल है, बिखरे हुए बाल, वो उनके फेस के ऊपर, उनके जो पेल फेसेस है, ठीक है, जो एकदम से वीक फेसेस है, ओके, कलरलेस फेसेस है, उसके ऊपर बिखर रहे, मतलब उनके जो बाल है वो. सो द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पेलर. The tall girl with her weighed down head. यहाँ पे जो पोएट है स्टीवन स्पेंडर, उन्होंने एक टॉल गर्ल की बात की जो वहाँ पे क्लासरूम बैठी है, अपना सिर नीचे झुकाए हुए. The tall girl with her weighed down head, एक गर्ल हो गई. Then the paper swimming boy. टॉल गर्ल की बात की, उसके बाद एक दूसरे बच्चे की बात की है, वो है the paper swimming boy.
पेपर स्विंग मीन्स वेरी थिन, पेपर जितना पतला, बहुत ही पतला बॉय वो वहां पे बैठा हुआ है विथ रेड्स आइज। तो रेड्स आइज जो बड़ी बड़ी आंखें होती है रेड्स की, वैसे ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी है, लेकिन उसमें एक ग्रीडी है, एक लालच है उसमें उसकी, जैसे कि चूहा होता है वो खाने के लिए उसकी आंखें मतलब इधर उधर घूमता है, तो उसको एक ग्रीडी उसको खाना चाहिए, तो उसकी आइज जो है वो रेड्स के जैसी है। तो द पेपर स्विंग बॉय जो एकदम पतला सा जो बॉय वहां पे बैठा हुआ है उसकी आइज रेड के जैसी है। द स्टंटेड अनलकी एयर, ओके, वो जो बच्चा है वो स्टंटेड मींस अंडर डेवलप, जिसका डेवलप अच्छी तरह से नहीं हुआ है वो। अनलकी एयर, एयर का मतलब है विरासत या जो वारिस बोलते हैं वो, तो अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स, उसको विरासत में उसको वारिस में एक डिजीज मिला है और वो है ट्विस्टेड बॉन्स, उसके जो बॉन्स है वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुए। तो रिसाइटिंग फादर्स नार डिसीज, वो रिपीट कर रहा है अपने फादर के जो फादर था उनको एक डिसीज था वो ट्विस्टेड बॉन्स का, तो वही सेम जो डिसीज है वो रिपीट कर रहा है और उसको सेम विरासत में वो सेम उसको जो डिसीज है वो उसको मिला है। एंड हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, तो वो अपना जो लेसन से वो रिसाइट कर रहा है, रिपीट कर रहा है अपने जगह पर बैठ के, अपने डेस्क के ऊपर बैठ के। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। द पेपर स्विंग बॉय विथ रेड्स आइज, द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स, रिसाइटिंग द फादर्स नार्सिसिस हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। At back of the dean class, one unnoted, sweet and young, his eyes in a dream of squirrel's game in tree room. Other than this, एक दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चे की बात कर रहे हैं हम। At back of dean class, जो क्लासरूम में जो डीन क्लास है हमारा, उसके पीछे पीछे की साइड में एक दूसरा एक लड़का बैठा है अननोटेड, जिसने किसी को मतलब किसी ने नोट नहीं किया, अननोटेड है वो, स्वीट एंड यंग, वो बहुत ही स्वीट एंड सबसे यंग है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें वो ड्रीम देख रहा है, हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम, उसकी आंखें जो है वो एक सपना देख रही है, वो क्लासरूम में बैठा बैठा सपना देख रहा है, ड्रीम देख रहा है, और वो ड्रीम है स्क्विरल्स के गेम का, और वो भी कहाँ पे, ट्री रूम, जो बाहर की जो ट्री होती है वहाँ पे जो स्क्विरल्स जो होती है वो खेल रही है, तो वो अपने दिमाग में वही सोच लेके बैठा है और वो अपनी दुनिया में मस्त है और वो कुछ अलग ही दुनिया में वो जी रहा है, ठीक है, और वो सोच रहा है कि स्क्विरल की गेम के बारे में, अदर देन दिस, क्लासरूम के बाहर। So at the back of Dean class, one unnoted, sweet and young, his eyes in the dream of squirrel's game in tree room, other than this. इसको क्लासरूम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपनी दुनिया में मस्त है और वो स्क्विरल के गेम का मतलब वो सोच रहा है और एक ड्रीम देख रहा है जागते हुए। On sharp green walls, Donaldson's Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, bell, flowery, Tyrolean valley, open-handed way, avoiding the world's work, and yet for these children, these windows, not this map, their world, were all their futures painted with a fog. A narrow street sailed in with a lit sky, far, far from rivers, caves, and stars, birds. तो ये जो दूसरा स्टांजा है उसमें एक क्लासरूम के अंदर का जो माहौल है, अंदर की जो वॉल्स है, जो बहुत डिम है, ठीक है, क्रीम कलर की, मतलब बहुत डिम की क्रीम कलर की वॉल है, वहाँ पे कुछ डोनेशंस लगे हुए हैं, कुछ पिक्चर्स लगे हुए हैं और उसके बारे में बताया कि अलग अलग पिक्चर्स है, वो अलग अलग जो थीम है वो रिप्रेजेंट करता है। सो ऑन शार्प ग्रीन वॉल्स डोनेशंस, वो डोनेशंस कौन कौन से हैं? शेक्सपियर्स हेड, तो एक पिक्चर वहाँ पे, एक फोटो वहाँ पे लगी हुई है और वो है शेक्सपियर की, उसका आधा शरीर मतलब उसका जो हेड है उसकी फेस वहाँ पे लगी हुई है। शेक्सपियर आपको जानते हो, बहुत ही फेमस राइटर है इंग्लिश लिटरेचर का। क्लाउडलेस एट डाउन, तो डाउन मतलब मॉर्निंग, जो क्लाउडलेस है, एंड सिविलाइज्ड डाउन राइडिंग ऑल सिटीज, सिविलाइज्ड मतलब मॉडर्न सिटीज, डाउन जो आधा होता है सर्कल, हाफ सर्कल, उसको हम डाउन बोलेंगे, राइडिंग ऑल सिटीज। तो ये जो
क्लाउड जो उसका शेक्सपियर का हेड है वो एक क्लाउडलेस डॉन एंड सिविलाइज्ड डॉन राइडिंग ऑन सिटीज। दूसरा जो पिक्चर है वो बैड फ्लावरी टायरोलिस वैली। ओके, तो बैल मतलब एक बैल लगी हुई है, फ्लावरी मतलब बहुत सारे फ्लावर्स हैं, और टायरोलिस वैली, तो टायरोलिस वैली वो ऑस्ट्रिया में है, एक फेमस जगह है। यहाँ पे लिखा है उसका मीनिंग नेक्स्ट पेज पे 93 पे। टायरोलिस वैली pertaining to the Tyrol, an Austrian Alpine province। तो एक वहाँ पे एक जगह है ऑस्ट्रिया में, वहाँ पे एक अच्छी सी वैली है, उसका नाम है टायरोलिस वैली, और वहाँ पे एक बैल लगी हुई है, उसका पिक्चर वहाँ पे क्लासरूम में है, और उसमें बैल है, फ्लावर्स है बहुत सारे, और टायरोलिस वैली का पिक्चर वहाँ पे। दूसरा जो पिक्चर है वो है वन ओपन हैंडेड मैप, एक मैप है जो एक वहाँ पे पिक्चर लगा हुआ है, वन ओपन हैंडेड मैप अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। तो वो जो एक मैप है वो अपना खुद का वर्ल्ड ऑफर कर रहा है बच्चों को, क्योंकि जो स्लम एरिया के जो बच्चे होते हैं उसके नसीब में इतना नहीं कि वो दुनिया की शेयर कर सके। ओके, तो उनका नसीब इतना नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो एक जगह से दूसरे सिटी में भी जा सके, या तो फिर दूसरी जगह में भी वो भी जा सके। लेकिन यहाँ पे जो वर्ल्ड जो मैप है वर्ल्ड का, वो अपना एक अलग दुनिया, अलग वर्ल्ड ऑफर कर रहा है किसको, जो चिल्ड्रन वहाँ पे बैठे हुए हैं स्लम एरिया के क्लासरूम में, उनको। ओके, सो ओपन हैंडेड मैप अवॉइडिंग द वर्ल्ड इज वर्ल्ड एंड yet फॉर दिस चिल्ड्रन दिस विंडोज नॉट दिस मैप दैट वर्ल्ड। मतलब ये जो बच्चे जो क्लासरूम में बैठे हुए हैं उनके लिए जो मैप है वो वर्ल्ड नहीं है, लेकिन जो उनकी क्लासरूम की जो विंडोज है उसके बाद जो दिख रहा है वो उनका मैप है, वही उनका वर्ल्ड है। ओके, तो फॉर दिस चिल्ड्रन not this map is a world but these windows are their world। so and yet for this children this windows not this map। तो ये जो विंडोज है वो उनका मैप है, वो उनका वर्ल्ड है, नहीं कि वो जो मैप जो क्लासरूम में लगा हुआ है, क्योंकि वो एक शो पीस है, वहाँ पे एक पिक्चर है, उनके लिए कुछ काम का नहीं है। ओके, वो कभी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल नहीं करने वाला है, तो ये सब उनके लिए सिर्फ शो पीस है। Where all their futures painted with a fog, जहाँ पे उनका जो फ्यूचर है वो पेंट किया गया है किससे, फॉग से। फॉग मतलब जो स्मोक, मतलब सुबह सुबह ठंड होती है उसके वहाँ पे सब मॉर्निंग में देखोगे स्लम एरिया में तो शुरुआती होती है फॉग से। तो उनकी लाइफ जो है उनके फ्यूचर है वही फॉग की तरह कंपेरिजन किया यहाँ पे, कि उनकी जो फ्यूचर है वही एक पेंट किया गया है उनके जैसे कि फॉग है उनका लाइफ, विदाउट यू कैन से बहुत ही अनक्लियर है उनकी लाइफ। ठीक है, लाइफ उनकी बहुत ही अनक्लियर है, और उनका फ्यूचर भी है वो भी अनक्लियर है, जैसे कि फॉग की जैसा। A narrow street sailed in with a lit sky, far far from rivers, caves and starry birds। तो उनका जो फ्यूचर है, उनकी जो मतलब विंडो से बाहर जो स्ट्रीट दिख रही है वो भी बहुत नैरो है, विंडो से बाहर जो स्ट्रीट उनकी दिख रही है वो भी बहुत ही नैरो है, विथ लीड स्काई, लीड्स मीन्स ब्लूइश ग्रे, थोड़ा सा डार्क ग्रे कलर। तो वो भी उनकी लाइफ जो है वो नैरो स्ट्रीट के अंदर सीमित है, लिमिटेड है, और जो स्काई वो भी बहुत ही डार्क है, मतलब अंधेरा वहाँ पे छाया हुआ है। उसकी लाइफ उनका फ्यूचर ऐसा ही है, बहुत ही नैरो और डार्क, जिसमें उनकी लाइफ में पूरा डार्कनेस है, वैसे ही नैरो है और डार्क है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, उनकी लाइफ रिवर्स से बहुत ही दूर, केव्स एंड स्टार वर्ड्स। तो केव्स मतलब एक हाईलैंड होता है, जहाँ जो पानी होता है और बीच में लैंड होती है वो, तो रिवर्स, केव्स एंड स्टार वर्ड्स। तो ये सब चीज़ों से उनकी लाइफ बहुत ही दूर है, उनका फ्यूचर ये सब चीज़ों से बहुत ही दूर है। तो फार फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टार वर्ड्स। Next stanza, surely Shakespeare is wicked to make a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slyly turn in their rampant holes, from fog to endless night. On their slave heap, these children wear skins pipped through by bones and spectacles of steels with mended glass. Like bottle
beats on stones. All of their time and space are foggy slum. So blot their waves with slum as big as a dome. जो थर्ड स्टैंजा है उसमें लिखा है कि श्योरली शेक्सपियर इज विकेट। तो उनके क्लासरूम में जो शेक्सपियर का पिक्चर लगा हुआ है, मतलब शेक्सपियर उनकी लाइफ में कोई हेल्प नहीं कर सकता। ओके, तो जो शेक्सपियर की पिक्चर लगी हुई है तो उसके लिए वो यूजलेस है। तो मैप बैड एग्जाम्पल, जो मैप लगा हुआ है क्लास में वो भी एक बैड एग्जाम्पल है, वो भी उनका फ्यूचर कोई ब्राइट नहीं कर सकता। विथ शीप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। तो टेम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिंग। तो जो मैप के अंदर जो शीप्स है, सन्स है, ओके, वो एंड लव है, वो उनको आकर्षित कर रहे हैं। तो वो किसको आकर्षित कर रहे हैं? और टेम्पटिंग देम टू स्टील, वो स्टील करने के लिए, चोरी करने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। ये शीप, ये सन और लव उसको देख के। फॉर लाइफ द स्लाइडली टर्न देयर कंपेयर होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। तो उनकी जो लाइफ है वो सीक्रेटली, स्लाइडली मीन्स सीक्रेटली, तो उनकी जो लाइफ है वो सीक्रेटली टर्न इन देयर कंपेयर होल्स। एक कंपेयर होल्स, एक छोटा सा होल जो होता है, मतलब जो उनकी झोपड़पट्टी होती है उसमें सीमित है, उसमें लिमिटेड है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, उनकी जो दिन की शुरुआत होती है वो फॉग से, अनक्लियर मॉर्निंग टू एंडलेस नाइट। जो नाइट होती है उनकी वो बहुत ही एंडलेस होती है, क्योंकि उनको सोने के लिए भी उनको अच्छी मतलब जगह नहीं होती है। तो उनका फ्यूचर बिल्कुल, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि ब्राइट नहीं। सो फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट ऑन देयर स्लेग हिप, स्लेग मीन वेस्ट मटेरियल, these children wear skins picked through by bones। तो ये जो चिल्ड्रन है, जैसे कि आपको ऐसा लगेगा कि उन्होंने बोन्स के ऊपर चमड़ी पहनी हो, कितने पतले होते हैं, ठीक है। सो these children wear skins, उन्होंने स्किन्स पहनी हुई है, picked through by bones, बोन्स के ऊपर उन्होंने जैसे कि स्किन्स पहनी हुई, उतने पतले होते हैं, उनको खाना भी ढंग से नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता है अच्छी तरह से, इसकी वजह से वो बहुत ही पतले रहते हैं। तो we are skins picked through by bones and spectacle of steel, उनके जो स्पेक्टिकल होते हैं वो भी स्टील के होते हैं, with mended glasses। so mended means damage, तो उनके जो ग्लासेस होते हैं वो भी डैमेज होते हैं, उनके जो स्पेक्टिकल की ग्लास होती है वो लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, जैसे कि बॉटल को स्टोन के ऊपर मारा और वो जो टूट जाए, ऐसे ही उनके जो ग्लासेस होते हैं स्पेक्टिकल के वो भी ऐसे ही टूटे हुए होते हैं। All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom। तो उनका जो पूरा टाइम एंड स्पेस है वो कुछ भी नहीं है, बस ये फ्लॉगी स्लम है। मतलब उनका जो पूरी लाइफ है, पूरी लाइफ वो अपना जो पूरा टाइम है पूरी लाइफ का, वो सिर्फ उनको ये फ्लॉगी स्लम, जो अनक्लियर स्लम है और जो झोपड़पट्टी होती है, उनकी लाइफ बस वहाँ पे सीमित है, वहाँ पे लिमिटेड है। और सो ब्लॉट देयर वेव्स, तो यहाँ पे जो स्टीवन स्पेंडर जो पोएट है वो उनको अपील करते हैं कि उनके जो स्लम्स के जितना भी एरिया है वो उसको भी हमें मैप के अंदर हाईलाइट करना चाहिए। सो ब्लॉट देयर मैप्स, ब्लॉट का मतलब होता है एक्चुअली डार्क मार्क, ओके, उसको मार्क करना चाहिए। देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, और डूम का मतलब होता है हेल, ठीक है, डेथ की तरफ जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि उनकी जो पूरी लाइफ है, ऑल द टाइम एंड स्पेस आर फॉर स्लम, सो ब्लॉट देयर मेप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। तो उनकी लाइफ यहाँ पे लिमिटेड है फॉर स्लम्स के अंदर, पूरी लाइफ वो यहाँ पे बिता देते हैं, और उनका फ्यूचर भी कोई कुछ ब्राइट नहीं है। ओके, लास्ट पैराग्राफ और लास्ट स्टैंजा यू कैन से, unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and this window that shut upon their lives like catacombs. Break, oh break, open till they break the town, and show the children to green fields, and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books, the white and green leaves, open history there, whose language is the sun।
तो यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में पोएट ने अपील की है कि ये जो गवर्नर्स है, इंस्पेक्टर्स है, विजिटर्स है, उनको उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनकी लाइफ के लिए, उनके फ्यूचर के लिए कुछ सोचना चाहिए, ताकि वो अपनी लाइफ फ्रीली जी सके, उनकी लाइफ में वो कुछ डेवलपमेंट कर सके, उनके जो डिसीज है वो भी कम हो जाए और वो अपनी जो बात है वो खुल के सबके सामने रह सके और वो पढ़ाई कर सके, बुक्स भी देख सके। तो ये उनका कहना है लास्ट स्टांजा में। सो अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, तो ये जो गवर्नर्स है, इंस्पेक्टर्स है, विजिटर जो बाहर से दूसरी कंट्री से विजिट करने के लिए आते हैं स्लम एरिया में, तो जब तक ये कुछ नहीं करेंगे तब तक इनका जो फ्यूचर है वो कुछ भी नहीं है। सो दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। तो तब तक ये जो मैप है वो उनके लिए सिर्फ विंडो जैसे ही बने रहेगा। ये जो मैप है वो सिर्फ मैप ही रहेगा, विंडोज ही रहेगा। तो एंड दिस विंडो दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, और ये जो मैप है, ये जो विंडो है, क्योंकि वो लोग कुछ करेंगे नहीं उसके लिए, तो उनकी लाइफ है जो वो कैसी हो जाएगी, लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स मीन्स अंडरग्राउंड ग्रेव, जिसको हम कब्र बोलते हैं। ठीक है, जमीन के अंदर के हम जो कब्र बनाते हैं और लाश अंदर रखते हैं उसको हम कैटाकॉम्स बोलेंगे। तो उनकी लाइफ ऐसी है, जब तक ये लोग कुछ नहीं करेंगे तो उनकी लाइफ जैसे कि कैटाकॉम्स के अंदर ही लिमिट हो जाएगी। ब्रेक टू ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स। तो उसको ये सब जो लिमिटेशंस उनकी, उनको ब्रेक करके उनको एक मौका देना चाहिए, उनको उनका फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। टिल दे ब्रेक द टाउन, टिल दे ब्रेक द टाउन मींस टिल दे रीच द टाउन, टिल दे रीच द टाउन, जब तक वो टाउन तक पहुंच ना जाए तब तक उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उनके जो लिमिटेशंस है, उनके जो कुछ सीमाएं हैं उसको तोड़ के ब्रेक करके उनको वो लोग टाउन तक पहुंचे, ऐसा कुछ करना चाहिए। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन है, उसको जो ग्रीन फील्ड्स है, जो खेत वगैरह है, उनको वो भी सब दिखाना चाहिए। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एजियर ऑन दोज सेंस। ओके, और उनका जो वर्ल्ड है वो एजियर मीन्स स्काई ब्लू, तो उनका जो फॉगी वर्ल्ड है वहां से उसको उठा के उनको स्काई ब्लू मतलब एक अच्छी लाइफ, अच्छा फ्यूचर उनको दे। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड, तो टंग्स रन नेकेड मीन्स उसको वो लोग अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। ओके, एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली। तो लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, वो फ्री हो जाए और वो बुक्स को पढ़े। द वाइट बुक्स मतलब जो किताबें होती है, तो वो उनको वो भी पढ़ने का मौका मिले। एंड ग्रीन लीव्स अपॉन, तो बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स मतलब जो नेचर है, तो वो भी नेचर का आनंद ले, वो भी नेचर को अच्छी तरह से जिए। एंड ओपन हिस्ट्री दैट्स हुज लैंग्वेज इज द सन, तो यहाँ पे एक अच्छी लाइन है, ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, मतलब जिसकी लैंग्वेज सन है, इतिहास उसका गवाह है। मतलब द पीपल हु स्ट्राइव फॉर नॉलेज आर द वन हु क्रिएट हिस्ट्री, द पीपल हु स्ट्राइव फॉर नॉलेज आर द वन हु क्रिएट हिस्ट्री, मतलब जो सन की तरह जलना चाहता है, जो सन की तरह जलना चाहता है वो एक हिस्ट्री बनाता है। ओके, सो ओनली दोज पीपल मेक और क्रिएट हिस्ट्री whose language has the warmth and strength of the sun, जिसकी स्ट्रेंथ सन के जैसे ये वो हिस्ट्री बनाता है, वो इतिहास बनाता है। तो ये हो गया पोएम नंबर 2। थोड़ी डिफिकल्ट है लेकिन ऐसे समझने में इजी है। इसके क्वेश्चन आंसर आप एक बार लर्न कर लोगे, 3 क्वेश्चन है उसमें। ओके, और ओके, तो आप उसको मैं आपको भेजूंगा उसकी पीडीएफ, अगर आपके पास नहीं है तो पोएम नंबर 1, 2 एंड 3 वो आपके फर्स्ट एग्जाम में होगी। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम में पोएम नंबर 1, 2, 3 तीन पोएम, 3 लेसन्स जो चले वो, और सप्लीमेंट्री में से 2 जो फर्स्ट 2 लेसन है वो, उसमें से सिर्फ क्वेश्चन आंसर होगा, कुछ नहीं होगा। और जो पेपर पैटर्न है वो 11th में थी वैसी होगी, और जो सप्लीमेंट्री वाला जो बुक है उसमें 2 लेसन में से सिर्फ क्वेश्चन आंसर होंगे। ओके, वो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। तो ये बात होगी पोएम नंबर 1, 2 और 3। तो तीनों को हम यहाँ पे आपको
क्लियर हो गई। क्वेश्चन आंसर मैं भेज दूंगा, आपके पास है तो अवेलेबल है तो आप रीड करना शुरू कर दो। सो ये पोएम नंबर 2 आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, थैंक यू सो मच।